आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया। घाटशिला उपचुनाव में झारखंड ने बड़ी बढ़त बनाई और उसके बाद राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष भी समाप्त हो गया। कई कार्यक्रम हुए। इस बीच आपने देखा कि घाटशिला उपचुनाव में जहां जीत मिली, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ी जीत मिली। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए ने वापसी की है और वहां पर महागठबंधन को करारा झटका लगा है। और इसी दौरान आपने ये भी देखा कि 14 नवंबर के बाद 15 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस था, 16 नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सभी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। कई जगह जो है सो वो आप कह सकते हैं कि जो नृत्य संगीत देखे गए उसमें आपने देखा कि किस तरह से कल्पना सोरेन जो है सो नृत्य करती हुई देखी गई, गीत गाती हुई देखी गई। ये सारे चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कि क्या जो झारखंड में मौसम सर्द है, यहाँ की राजनीति गर्म होने वाली है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा का आक्रामक रूप देखा जा रहा है। आपने देखा था कि बिहार विधानसभा चुनाव में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक भी सीट इंडिया गठबंधन में नहीं मिली थी, तो उस समय किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के आक्रामक रूप देखने को मिले थे। चाहे वो मंत्री सुदीप कुमार सोनू हो या फिर पार्टी के प्रदेश महासचिव, केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे हो या फिर सुप्रियो भट्टाचार्य हो, सबों ने काफी आलोचना की थी इंडिया गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा को दरकिनार करने की। और यहां तक कहा गया था धोखा दिया गया, विश्वासघात किया गया, कई कड़े शब्द कहे गए थे। और तभी से यह चल रहा था कि क्या झारखंड की राजनीति में चुनाव परिणाम के बाद कुछ कोहराम मचेंगे। तो दोस्तों, आज का जो बयान सामने आ रहा है विनोद कुमार पांडे का, जो बातें उन्होंने कही हैं, वो बयान इस बात को दर्शाता है कि मौसम भले ही सर्द हो लेकिन सियासत गर्म होने वाली है। हम आपको बताएंगे क्या कुछ सियासत गर्म होने वाली है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे पहले कि जो विनोद कुमार पांडे हैं, उन्होंने जो है क्या कुछ कहा। इस बीच में जो बयान उनके आ रहे हैं, उस बयान में क्या कुछ कहा, ये हम आपको बताएंगे कि साफ शब्दों में जो चीज़ें आ रही है कि गठबंधन की होगी समीक्षा। ये बातें जो है सो विनोद कुमार पांडे का बयान एक आया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि झामुमो ने फिर से कहा है कि महागठबंधन की होगी समीक्षा उन्होंने मांग की है। और इतना ही नहीं, इस समीक्षा में जो डिमांड की गई है वो डिमांड ये है कि विनोद कुमार पांडे ने कहा कि महागठबंधन के अंदर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी समीक्षा होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप दो चीज़ों को समझे। उन्होंने यह भी कहा कि राजद और कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ समन्वय स्थापित नहीं किया। दोनों ही दलों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को कमजोर आंकने का काम किया। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के तत्काल बाद महागठबंधन को लेकर झामुमो का यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। झारखंड में महागठबंधन की समीक्षा से सीधे राजद का विषय तो जुड़ता ही है, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की बात कही जाती है तो आप मान के चलें ये कांग्रेस के साथ भी जुड़ता है। और आपको याद होगा कि 2 नवंबर को ही मैंने अपने विशेष के माध्यम से कहा था कि बहुत बड़ा फेरबदल सरकार में होगा। अब सरकार में ये फेरबदल पार्टी के अंदर जो गठबंधन दल के सहयोगी हैं उनके साथ होगा, उनके मंत्रिमंडल के चेहरों के बीच होगा, या फिर कुछ और होगा। और ये सवाल कुछ और इसलिए उठ जाते हैं कि आप देखें, 2-3 मुद्दों को देखेंगे आप। कांग्रेस पार्टी आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए थी अपने ही सरकार को लेकर के, चाहे वो अनुसूचित जाति का मामला हो, या फिर सरना धर्म कोड का मामला हो, या फिर ओबीसी को आरक्षण का मामला हो, या फिर जो पेशा एक्ट है उसको लेकर के हो।
और ये चीजें लगातार हो रही थी। एक मंत्री जो अनुसूचित जाति से आते हैं कांग्रेस कोटे के, वो अनुसूचित जाति को लेकर लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे। पेशा एक्ट को लेकर के, ये चलिए ये तो समझ में आता है कि दीपिका पांडे सिंह के पास ग्रामीण विकास विभाग है और पेशा एक्ट उसी के अंतर्गत आएगा, तो वो उसको लेकर के बैठकें कर रही थी, विशेषज्ञों का सुझाव ले रही थी। ये समझ में आता है कि प्रोग्रेसिव वर्क के रूप में वो उन चीजों को कर रही थी, लेकिन उन्होंने कभी दबाव की राजनीति नहीं की। लेकिन सरना कोड को लेकर के लगातार, ओबीसी को आरक्षण को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायक दल के नेता का बनाया ओबीसी से, प्रदेश अध्यक्ष बनाया ओबीसी से, और प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे वजह था ओबीसी वोट बैंक में को अपने ओर करना। लेकिन कांग्रेस पार्टी बार बार ये भूल रही है कि कांग्रेस पार्टी अगर 2 टर्म से झारखंड में अपने आप को मजबूत पा रही है तो उसमें कांग्रेस पार्टी का देन जो भी रहा हो, लेकिन उससे बड़ा देन तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। और अगर यह समझ में नहीं आ रहा है तो बिहार का हश्र देख लीजिए आप। बिहार में आपने दूध में मक्खी की तरह निकाल करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को फेंक दिया। 2 सीटें बिहार में ट्राइबल के लिए रिजर्व थी, कटोरिया और मनिहारी। अगर आप इन 2 सीट को भी दे करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को दे दिए होते तो शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा के तेवर तल्ख नहीं होते। और यह तो स्थिति बनी, चिढ़ाने वाली स्थिति बनी। हमको जब तुम्हारा साथ चाहिए तो हम तुम्हारे साथ हैं, और जब तुमको हमें साथ लेकर लेना होगा तो हम तुमको नहीं लेंगे। और यही काम बिहार में किया। और जो रूप देखने को मिल रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का, वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। अब आप 2-3 दिन पहले, जिस दिन बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे, यानी 14 तारीख को, के बयान को अगर आप देखेंगे सुप्रिया भट्टाचार्य का, जो केंद्रीय महासचिव हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने कहा था, हारे का सहारा हेमंत हमारा, इस मंत्र का जाप कर लेता तो बिहार में हार नहीं होती। ये बातें सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं। हालांकि बिहार की स्थिति क्या है? बिहार की स्थिति है 2020 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा जितनी भी सीटें से लड़ी हो, मात्र 25,000 वोट आए थे। यानी टोटल वोट 25,000 था। लेकिन यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत है। और इतने पर चुप नहीं होते हैं सुप्रियो भट्टाचार्य। वो ये भी कहते हैं कि हम तो गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, अन्यथा हम 81 सीटों पर लड़ेंगे तो पूर्ण बहुमत की सरकार अपने बनाएंगे, किसी के सहारे की भी जरूरत नहीं है। और ये छोटा मोटा बयान नहीं है। और अगर इस तरह के बयान पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष की रजामंदी के बाद ही वो बयान दे रहे होंगे। और केंद्रीय अध्यक्ष बोलते कम हैं। आप गौर किए होंगे, हेमंत सोरेन जी बोलते कम हैं, वो अपना काम करते हैं, वो धुन में रहते हैं। और इस बार हेमंत का धुन किधर को जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना मान के चलिए कुछ न कुछ तो होना है। जो सियासत चल रही है उसमें कुछ न कुछ होना है। हालांकि फिलहाल जो है सो ये था कि चुनाव परिणाम के बाद फेरबदल की बातें हो रही थी, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि राज्यसभा के चुनाव भी होने हैं 2 सीटों के लिए झारखंड में। 26 में 2 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव होना है। और इस बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने 2 कैंडिडेट को भेजेगा और उसमें जो है सो कांग्रेस को साथ देना होगा। कांग्रेस की यह हैसियत नहीं है कि वो इनकार कर सके साथ देने से। पिछले मर्तबा भी आपने देखा था, ना नुकुर के बाद कांग्रेस समर्थन की थी, भले ही उतना कैंडिडेट दे दिए थे, लेकिन इस बार भी समर्थन देना होगा। और नहीं देने की स्थिति में कांग्रेस कहां रहेगा झारखंड में, यह कहना मुश्किल है। दोस्तों, अगर आप पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या दिखाई देती है। जो सच्चाई है उस पर जाइए। बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की पिछलग्गू। जिन प्रदेशों में वो अपने बूते थी वहां कोई औकात नहीं बची, न मध्य प्रदेश में, न राजस्थान में, न छत्तीसगढ़ में, न हरियाणा में।
न पंजाब में, साफ पूरी तरह से। एक तेलंगाना और कर्नाटका सीट उनके पास है। तो ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की पूरे देश के अंदर है। लोकसभा चुनाव में जब 90 सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी को, तो फिर से जो है जो पानी का बुलबुला होता है ना, वो शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद की स्थिति क्या, उसके बाद के जो भी चुनाव हुए उसमें आप कांग्रेस पार्टी की स्थिति को आप देख लें। झारखंड में हुए, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ नहीं रहता तो क्या 16 सीटें कांग्रेस पार्टी को आती। और यह भी सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे चेहरे हैं जो जीत कर आए हुए, वो कांग्रेस पार्टी का सिंबल तो है, लेकिन उस व्यक्ति विशेष का अपना योगदान उस क्षेत्र में है। चाहे वो रामगढ़ की ममता देवी हो, या फिर बेरमो में अनूप सिंह हो, महगामा में दीपिका पांडे सिंह हो, मांडर में शिल्पी नेहा तिर्की हो। ये चेहरे जो हैं, ये चेहरे कांग्रेस पार्टी कम अपने बूते क्षेत्र में अपनी मजबूती कायम की है। कांग्रेस पार्टी का सिंबल जरूर इनके साथ है। रांची में अगर सुरेश बैठा, कांके में अगर सुरेश बैठा चुनाव जीतते हैं, तो जहां कांग्रेस का खाता खुलता है लंबे अरसों के बाद, तो वो सुरेश बैठा के लगातार किए जा रहे मेहनत का प्रतिफल था। प्रदीप यादव अगर जीतते हैं चुनाव पुरैया हाट से, तो प्रदीप यादव जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी वहां नहीं है। प्रदीप यादव जेबीएम में थे तब भी चुनाव जीतते थे, कांग्रेस में आए तब भी चुनाव जीते, भाजपा में जब थे तब भी वो चुनाव जीतते थे। तो ये स्थिति बनी हुई है। फुरकान अंसारी का बनाया हुआ सीट है जामताड़ा, जहां से उनके पुत्र जीत रहे हैं चुनाव। और कई ऐसी सीटों पर आप देख लेंगे। और बार बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह कहा जाता है कि मुस्लिमों का वोट जो है वो हमारे कारण से झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाता है, ईसाइयों का वोट हमारे कारण से झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाता है। तो बिहार में क्यों नहीं सीट ले आए? 61 सीटों पर चुनाव लड़के 6 पे क्यों सिमट गए? वहां तो ओबीसी साहब लेके चले गए सीमांचल का वोट, 5 सीटें निकाल ली। क्यों नहीं मिला मुस्लिम वोट, जो 17% मुस्लिम मतदाता है बिहार में? कई ऐसी सीटें तो बिहार में है जहां पर कि मुस्लिम मतदाता ही तय करते हैं कि वो सीट जीतेगा कौन और हारेगा कौन। वहां कहां गई थी कांग्रेस पार्टी? और तभी ये बातें सामने आती हैं, तभी ये चीजें चर्चा बनती है कि आखिरकार क्या हुआ था, आखिरकार स्थिति क्यों ऐसी बनी, और आखिरकार झारखंड में यह टसन क्यों शुरू हो गया है सत्ता के भीतर। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि आक्रामक रूप जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अख्तियार किया है, उससे सहयोगी दल हलकान हैं। माले के 2 विधायक हैं, कुछ होना नहीं है, माले को पता है। वो न 9 में है न 90 में है। वो सरकार को समर्थन जरूर दे रहा है, लेकिन वो मंत्रिमंडल में नहीं है। मंत्रिमंडल में तो है कांग्रेस और आरजेडी। अब इसमें क्या होना है? और ये तय मान के चलिए होना तो होना ही है, आज हो या राज्यसभा चुनाव के बाद हो, लेकिन होगा तो अवश्य। और ये जो अपमान, जिस बात की जिक्र बार बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता करते हैं, अपमान की बात करते हैं, ये अपमान और ये बरबोलापन जो शुरू हो गया था कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये बरबोलापन कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान न कर दे झारखंड में। और स्थिति तो बन रही है कि अब कांग्रेस पार्टी जिसके साथ चलते हैं वो भी उनका साथ छोड़ने को उतारू हो जाते हैं। आप इन चीजों को लीजिए, सरकार में है, सरकार में रहते हुए अगर आप राज्यपाल के पास अनुसूचित जाति की समस्याओं को लेकर के जाते हैं, सरकार में है, मुख्यमंत्री आपके हैं, गठबंधन के साथी हैं, आप मुख्यमंत्री के समक्ष उन बातों को रखिए। और सबसे मजेदार बात तो यह होता है कांग्रेस पार्टी का दोस्तों, कि वो काम पहले बाद में करते हैं और पहले मीडिया में खबर चलवा देते हैं। सरना धर्म कोड का मामला जहां तक है, सरना धर्म कोड को लेकर के हेमंत सोरेन ने ही विशेष सत्र बुला करके विधानसभा से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कराया था। अब ये राजनीतिक जाल में जो फंसी हुई है, सरना धर्म कोड का मामला जो फंसा हुआ है, इससे निपटारा हेमंत सोरेन नहीं निकाल सकते। इसमें केंद्र का हस्तक्षेप अवश्य है, और जब तक केंद्र नहीं चाहेगा तब तक ये काम नहीं हो पाएगा।
हेमंत सोरेन ने तो अपना काम कर दिया। और फिर उसको लेकर के जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा सरना धर्म कोड को लेकर के बातें की जाती है, जो बयान आते हैं, ओबीसी आरक्षण का मामला है। ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो जातिगत जनगणना होना चाहिए, जो भी चीजें हैं, उसको लेकर के भी राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव पारित किए गए थे। प्रस्ताव गए, उस पर सहमति नहीं मिली, केंद्र की सहमति नहीं मिली। और हर सेशन में जो है अपने ही सरकार को, अपने ही मुद्दों को लेकर के जब अगर अपने ही लोग घेरना शुरू करते हैं तो सरकार के समक्ष, खास करके जो नेतृत्वकर्ता होते हैं, उनके समक्ष असमंजस की स्थिति पैदा होती है। और इस असमंजस की स्थिति से निकलना अब हेमंत बखूबी जानते हैं। हेमंत को अब आवश्यकता नहीं है, वो जिस तरह से अपने आप को मजबूत किए हैं, गुरुजी ने जिस तरह से उनके कंधे पर 2014 के चुनाव में चुनाव के बाद कार्यकारी अध्यक्ष बना करके उनको पार्टी की कमान संभाली थी, 19 के चुनाव में हेमंत सोरेन ने दिखा दिया। उनके पिता ने जो उन पर भरोसा जताया, वो उस पर खड़े उतरे। बिहार की तरह नहीं है, जो बिहार में अभी देख रहे हैं, परिवार में, लालू परिवार में जो स्थिति बनी हुई है, बेटी कह के जाती है कि हमारे घर में बेटी की इज्जत नहीं होती, रो के जाती है बेटी घर से, भाई साथ छोड़ के चला जाता है, 3 बहनें तेजस्वी यादव की छोड़ के चली जाती हैं। यहां तक चर्चा होता है कि लालू राबड़ी को कैद कर लिया गया है। अब इसमें सच्चाई क्या है वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जाने, तेजस्वी यादव जाने। लेकिन जो सोशल मीडिया पर रोहिणी के द्वारा जो बयान जारी किए हैं, वो कई चीजों को जन्म देता है। झारखंड में भी इस तरह की कवायद शुरू की हुई थी जब सीता सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन पर आरोपों की बौछार उनकी पुत्रियों ने की थी। लेकिन हेमंत और कल्पना ने बिना कुछ जवाब दिए ऐसा स्थिति बनाया कि आज जो है सो गुरुजी का परिवार जहां था वहीं का वहीं टिका हुआ है। भले सीता सोरेन अकेले रह रही हूं, लेकिन पूरे परिवार को वो जोड़ के रखे हुए। बिहार में ऐसा नहीं हुआ। और हेमंत ने ना सिर्फ गुरुजी के उन आदर्शों का पालन किया कि कैसे राज्य की जनता के साथ समन्वय स्थापित करके सत्ता को चलाया जाता है, कैसे परिवार को चलाया जाता है, इन सारे चीज़ों को हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने करके दिखाया। और इस बीच में अगर भादों की मेंग की तरह उनके सहयोगी दल अगर टर करना शुरू कर दें तो जाहिर है कि हेमंत सोरेन वो बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अब हेमंत सोरेन पहले वाले हेमंत सोरेन नहीं है। हेमंत सोरेन ऐसे वृक्ष बन गए हैं जिसकी जड़ को खोदने के लिए भाजपा तो लगी हुई है, लेकिन कहीं से उसको सफलता नहीं मिल पा रही है। लाख भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हेमंत सोरेन को हिलाने की, डगमगाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई असर हेमंत सोरेन पर नहीं हुआ। हेमंत अडिग बनकर अपने चट्टान का परिचय देते हुए वो काम आगे करते जा रहे हैं। और अब जो राजनीति बन रही है, उस राजनीति में कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि वो कोई आक्रामक रुख अपना सके। जैसा हेमंत भैया कहेंगे वैसा कांग्रेस पार्टी को सुनना होगा। और अगर थोड़ा सा भी इब बट करने की कोशिश करेंगे, अगर डगमग करने की कोशिश करेंगे, तो उसका नुकसान हो ना हो कांग्रेस पार्टी को भरना पड़े। बहरहाल आप इंतजार कीजिए कि अब जो फिर से बयान शुरू हो गए हैं, जैसा कि मैंने बताया, विनोद कुमार पांडे का बयान जो आया है कि समीक्षा होनी चाहिए राज्य स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो ये बयान काफ़ी मायने रखते हैं। और इस बयान के बाद अब आगे क्या झारखंड की राजनीति में होता है, उसकी पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।